नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है कि इस अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से दिल्ली के चुनाव हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, तब से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सवाल तैर रहे हैं इस राजनीतिक दुनिया में। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि दरअसल केजरीवाल दिल्ली कैसे हार गए। दूसरा सवाल, संघ ने केजरीवाल का साथ क्यों नहीं दिया अगर संघ की क्रिएशन थी आम आदमी पार्टी तो। तीसरा सवाल, क्या केजरीवाल ये चुनाव हारने के बाद अब खत्म हो गए हैं या उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और चौथा सवाल कि केजरीवाल ने अपने सारे जितने पुराने साथी थे जिस वक्त वो पार्टी बना रहे थे, उन सब को क्यों छोड़ दिया या उनका साथ क्यों छोड़ दिया था, जिसमें कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, ये सब लोग थे। ये सारे सवाल तैर रहे हैं जिस दिन से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं। तो इन सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज। और मैं कई दिनों से कोशिश कर रहा था जवाब ढूंढने की, और इस जवाब को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा एनडीटीवी, जी हाँ, अदानी के एनडीटीवी की वेबसाइट पर। और उस वेबसाइट पर मेरी एक आर्टिकल पर नजर पड़ी जिसका नाम है आरएसएस एंड आप, अ शॉर्ट लव स्टोरी। और इसे लिखने वाले हैं दिनेश नारायण, जिन्होंने द आरएसएस एंड द मेकिंग ऑफ द डीप नेशन ये किताब लिखी है। इस किताब के लेखक हैं। यानी कि जो संघ पर लिखी गई किताबें हैं, अच्छी किताबें हैं, उनमें से एक है ये किताब जो काफी डीपली लिखी गई है। जब मैं इनका आर्टिकल पढ़ रहा था एनडीटीवी की वेबसाइट पर, तब काफी हद तक मुझे इन सवालों के जवाब मिलते दिखे। और उसके बाद जब और खोजबीन की गई, जब हमने और रिसर्च की, तो पता चला कि दरअसल अगर कांग्रेसी ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि केजरीवाल को दिल्ली में हरवा कर वो केजरीवाल को खत्म करने में कामयाब हो गए हैं, तो उनके लिए एक सावधान होने की या चिंतित होने की बात है। सूत्र बता रहे हैं कि संघ ने केजरीवाल को दिल्ली से तो हटवा दिया, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी संघ केजरीवाल के हवाले करने वाला है। करने वाला क्या, कर चुका है। और दिल्ली से हटाने के पीछे, दिल्ली से केजरीवाल को क्यों हरवाया गया, उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और उस कहानी का सिरा अब राहुल केजरीवाल को किस तरफ ले जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। और उस केजरीवाल के नए टास्क के पीछे असली बड़ा टास्क क्या है, वो कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो शुरुआत मुझे लगता है पहले सवाल से किया जाए कि केजरीवाल दिल्ली कैसे हारे। दरअसल इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था, उस वक्त जो अन्ना हजारे चेहरा थे और केजरीवाल और उनकी टीम पूरा क्रिएटर थी सारे आंदोलन की, वो इनडायरेक्टली सपोर्टेड था संघ ने। संघ ने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई थी, लेकिन इनडायरेक्टली सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की भीड़, जो भी चीजें वहां मुहैया करनी थी, सुविधाएं, वो सब संघ ने मुहैया की थी। संघ ने, अब यहां सवाल उठता है कि संघ ने केजरीवाल को क्यों चुना। दरअसल माना यह जाता है कि संघ बहुत पहले से, खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेके लगातार एक कोशिश कर रही थी कि अगर सीधा सीधा संघ बीजेपी के सहारे अपनी हिंदुत्व की या हिंदू राष्ट्र की थ्योरी को लेकर आगे बढ़ेगी तो इस देश में पॉसिबल नहीं है। बीजेपी को सीधा लोगों के बीच जगह बना पाना मुश्किल था, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र का कट्टरवाद का जो मुद्दा है वो लोगों को भारत की उसमें नहीं बैठ रहा था, फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए एक मोहरा चाहिए था संघ को, जो राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति लेके आए, लेकिन बिहाइंड द सीन वो संघ के लिए काम करे और संघ के हिंदू राष्ट्र के मुद्दे के लिए एक जगह बनाए, एक प्लेटफॉर्म बनाए, और उस प्लेटफॉर्म को संघ कैश ऑन कर सके, जिस पर बीजेपी बड़ी हो सके। तो इसके लिए ढूंढते ढांढते बहुत बारी संघ ने ये किया कि राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह की सरकार तक
कुछ ऐसे लोग थे जो विचारधारा से संघ के थे, लेकिन वो डायरेक्टली संघ से नहीं जुड़े दिखाया गया उनको। वो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े रहे और नॉर्मल राजनीति करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा से जुड़े हुए थे वो। लेकिन वो इतने काम नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक से एक मिक्स से अवार्ड विनर और जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से निकला हुआ अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं। जब अरविंद केजरीवाल संघ के कांटेक्ट में आए तो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उनकी सोच संघ को जब समझ में आई तो संघ हैरान हो गया। संघ को लगा कि इतने सालों से जिसकी तलाश हम कर रहे थे वो उस रास्ते पर ये शख्स हमें ले जा सकता है और ये शख्स हमें वो रास्ता दिखा सकता है, बना सकता है। क्योंकि जिस वक्त संघ अरविंद केजरीवाल को साथ देने की सोच रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी संघ की बड़ी पिक्चर में नहीं आए थे। नरेंद्र मोदी तब गुजरात तक सीमित थे। तो केजरीवाल की पॉलिटिक्स उन्हें अलग सी लगी और उन्हें लगा कि इस पॉलिटिक्स की जमीन पर हम हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व या बीजेपी की जो फसल है उसको लहला सकते हैं। इसलिए संघ ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इतना बड़ा होने में एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह की सपोर्ट बीजेपी संघ दोनों ने दी। उसके बाद आपने देखा होगा लगातार वो ऐसी मूवमेंट बनी कि उसके बीच में केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी जगह बनाई, खास करके जब पॉलिटिकल आउटफिट उन्होंने बना दी अपनी आम आदमी पार्टी के नाम से। लेकिन उस दिल्ली की जमीन के चक्कर में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक मैदान खुल गया और किस्मत संघ की ये कि उसी की आइडियोलॉजी का एक और नेता उनके पास जो था, उनकी वैल्यू नहीं समझे थे तब तक, जब उसको मौका दिया गया तो उसने अरविंद केजरीवाल से भी 4 कदम आगे बढ़कर इस हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को और हिंदू हृदय सम्राट की छवि को और बड़ा कर दिया और उस शख्सियत का नाम था नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अपने जो कहते हैं वाक्पटुता या जो उनके भाषण देने की शैली है या जो लोगों को कन्विंस करने की शैली है और गुजरात मॉडल साथ में रखकर इस देश में ऐसी हवा बनाई कि बीजेपी सत्ता में आ गई। एक ने गुजरात मॉडल देश के सामने रखा और देश ने उस पर विश्वास किया। दूसरे ने दिल्ली वालों के सामने अलग राजनीति का मॉडल रखा कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, अलग राजनीति करने आया हूं। तो दिल्ली ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने थे तो अलग मॉडल को अपनाया, लेकिन जब देश की बात आई तो उन्होंने गुजरात मॉडल को अपनाया। असल में थे दोनों मॉडल खोखले, कुछ खास नहीं था, कुछ बुनियादी नहीं था। लेकिन उस वक्त यूपीए और खास करके कांग्रेस के खिलाफ इतनी हवा पूरे देश में बन चुकी थी कि वो कांग्रेस चाहकर भी कुछ निकाल नहीं पाई मटेरियल जिससे वो इनके खोखले दावों को झूठा साबित कर पाती। क्योंकि उससे पहले 2010, 8, 9, 10 तक तो कांग्रेस, यूपीए जो भी आप कहें, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम दूसरी बार जीत के आए हैं। उन्हें लग रहा था कि विकल्प देश में नहीं है। वो जो कांग्रेस की पुरानी आदत है कि उन्हें लगता था कि शासन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। थक हार के लोग 2-4 साल के लिए किसी और के पास जाते हैं, फिर लौट के हमारे पास ही आते हैं। उस मेंटेलिटी के साथ उन्होंने ना मोदी जी का कुछ निकाला बैकग्राउंड, ना केजरीवाल का निकाला। लेकिन अचानक से ये दोनों इतने बड़े हो गए कि कांग्रेस चाहकर भी फिर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तब से लेके एक लव स्टोरी शुरू होती है संघ और केजरीवाल की, जो जारी रही। इसलिए आपने देखा होगा मोदी जी बड़े लेवल पर हिंदू हृदय सम्राट की एक छवि बनाते हैं, बड़े लेवल पर बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। एक तरह से भाषण आपने सुना होगा, कभी केदारनाथ जाते हैं, वहाँ तपस्या करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी सारनाथ जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल भी एक ऐसे नेता थे इस देश में, पूरे देश में नरेंद्र मोदी के बाद, जो एक ही सांस में जय हिंद भी भारत माता की जय भी बोलते थे, इनकलाब जिंदाबाद भी बोलते थे और वंदे मातरम भी, तीनों एक सांस में बोलते थे। और पब्लिकली दिल्ली में हालांकि मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में मिलता था, उसके बावजूद
वो पब्लिकली टीवी पे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आते थे। अरविंद केजरीवाल ने कभी शाहीन बाग हो या दिल्ली दंगे हो साथ नहीं दिया, क्योंकि उनको एक छवि अपनी रखनी थी। वो जो उन्हें काम दिया गया था कि हिंदू राष्ट्र वाला समर्थक के रूप में, एक सॉफ्ट समर्थक के रूप में, वो संघ की उन्हें डायरेक्शन थी, वो उन्होंने पूरी करी। अब इस बीच हुआ क्या? फिर सवाल अगला ये उठता है कि अगर ये सब था, संघ ने इतना साथ दे रहा था, फिर संघ ने इस बार केजरीवाल का साथ क्यों छोड़ दिया? सवाल नंबर 2। संघ ने इस बार साथ क्यों छोड़ा? इसकी भनक संघ साथ छोड़ रहा है केजरीवाल को कहीं ना कहीं लग गई थी। इसलिए आपने देखा होगा कि केजरीवाल आए दिन संघ प्रमुख को चिट्ठियां लिख रहे थे, जिसका वो बाकायदा प्रेस में जिक्र करते थे। जो शिकायत करनी होती थी संघ से करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं भनक लग गई थी कि इस बार संघ उनका साथ छोड़ रहा है। संघ क्यों साथ छोड़ रहा है? संघ की मजबूरी थी इस बार केजरीवाल का साथ छोड़ना, वरना 3 इलेक्शन से दिल्ली में संघ का कार्यकर्ता क्या करता था? संघ का कार्यकर्ता अपना वादा निभा रहा था। जब लोकसभा चुनाव की बात आती थी, संघ का कार्यकर्ता मोदी के साथ होता था, लेकिन जब विधानसभा की बात आती थी, संघ का कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ हो जाता था। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई थी। इस बार दरअसल आपको याद है, बीच लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष, ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। वहां से संघ और बीजेपी के रिश्ते बड़े तल्ख हो गए। हालांकि रिश्तों में दरार पहले आनी शुरू हो गई थी कि मोदी का जो एटीट्यूड है, जिसमें संघ को मोदी अपने पीछे खड़ा करना चाहते थे, उसको लेके दोनों में तनातनी तो थी। लेकिन उस एक इंटरव्यू ने उस तल्खी को बिल्कुल बढ़ा दिया। उसके बाद संघ का कार्यकर्ता पीछे हट गया। पीछे हटा तो नतीजा ये हुआ कि संघ का कार्यकर्ता बीच चुनाव में पीछे हटा, तो जितना वो कर सकता था किया, उसके बाद छोड़ दिया और बीजेपी 240 पे अटक गई। अगर कहीं जेपी नड्डा ने चुनाव की शुरुआत से पहले ये तरह इंटरव्यू दिया होता, तो बीजेपी आप मान के चलिए 100-150 के आसपास अटक जाती। लेकिन क्योंकि आधा चुनाव बीत चुका था, तब जेपी नड्डा ने इंटरव्यू दिया था, तो आधे चुनाव तक तो संघ ने काम किया, संघ के कार्यकर्ता ने बीजेपी के लिए काम किया। उसके बाद छोड़ दिया तो 240 पे अटक गई। अब 240 पे जब अटके तो नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को भी संघ की कीमत पता लगी। फिर दोनों धड़ों में समझौते की या आपसी मनमुटाव दूर करने के प्रयास शुरू हुए, और वो प्रयास धीरे धीरे जो है वो फल उनका मिलने लगा। क्योंकि दोनों जानते थे, संघ भी जानता है कि बीजेपी के बगैर उनका हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं होने वाला, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बीजेपी तभी तक है जब तक संघ उनके साथ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने उसका एग्जाम्पल देख लिया। तो दोनों चाहते थे कि रिश्ते सुधरें, तो वो रिश्तों में सुधार की बात हुई। और इसका एक उदाहरण इस आर्टिकल में, जिस आर्टिकल की मैंने बात की है, उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है इस चीज़ का कि जब चुनाव जीते जून में जब चुनाव मोदी जी जीत गए और एनडीए की सरकार बनाई, उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ने, जो संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनके एक भाषण का हिस्सा भी ट्वीट किया। वो ट्वीट था जब विजयदशमी पर जो मोहन भागवत ने भाषण दिया था, उसकी कुछ लाइनें नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की थी। ये कहा जाता है कि दशकों में पहली बार हुआ, खास करके जब से प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी, तब से पहली बार हुआ था कि उन्होंने संघ प्रमुख की बातों को ट्वीट किया हो। जब इस बीच कहानी को थोड़ा फिर कुछ महीने पीछे ले जाते हैं, जब जेपी नड्डा ने वो इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा संघ की जरूरत बीजेपी को नहीं है, उस वक्त महत्वाकांक्षी केजरीवाल ने मौके पे चौका मारने की कोशिश की और उन्होंने संघ को अप्रोच करने की कोशिश की और उन्होंने संघ को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। उन्हें लगा केजरीवाल को उस वक्त कि अब बीजेपी और संघ की तल्खियां बढ़ गई है,
अब मौका है केजरीवाल और संघ की नजदीकियां और गहरी हो और नरेंद्र मोदी की जगह केजरीवाल ले लें और संघ पूरी तरह से केजरीवाल के पीछे आ जाए। ये मौके पे चौका मारने की कोशिश की उन्होंने और ये बात नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरी ये बात। जब पैचअप होने लगा दोनों के बीच में तो उसका नतीजा ये हुआ कि संघ के कार्यकर्ता पूरे पहले से ज़्यादा जोश से जुटे। हरियाणा में काम किया, जीत दिलाई, महाराष्ट्र में काम किया, जीत दिलाई। अब बारी थी दिल्ली की। अब दिल्ली में फिर वही केजरीवाल को लगा था कि वही जब तक हो रहा था वही होगा कि अब मुझे संघ का कार्यकर्ता फिर जिताएगा, क्योंकि लोकसभा में फिर सातों की सातों सीटें मोदी जी को दी हैं। लेकिन एक तो उस मौके पे जेपी नड्डा के बयान पर संघ को ताड़ने की कोशिश करना और दूसरा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, ये दोनों चीजें मोदी शाह को बिल्कुल नागवार गुजरी केजरीवाल की। इसलिए उन्होंने संघ के सामने ये शर्त रख दी एक तरह से कि अब बीजेपी जो है वो संघ का जो कहा है वो मानेगी। एवज में बीजेपी संघ का कहना भी मानेगी और साथ में उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में संघ समर्थकों को एक तरह से जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसमें भर्ती किया गया। काफी तादाद में संघ के लोगों को वहां एडजस्ट किया गया है। इसी तरह हरियाणा में एडजस्ट किया गया है और कहा गया इसके अलावा संघ का जो हिंदू राष्ट्र का सपना है उसको पूरा करने को और तेजी लाई जाएगी। और उसी का एक उदाहरण आजकल आपको जो महाकुंभ को लेकर इतना बड़ा खेल रचा गया, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन इसके एवज में संघ को अब नरेंद्र मोदी की वो बात माननी पड़ेगी कि अब केजरीवाल से भी छुटकारा चाहिए, क्योंकि पर्सनली नरेंद्र मोदी और अमित शाह केजरीवाल को पसंद नहीं करते हैं। अब तक जो दिल्ली की सत्ता उनके पास थी वो सिर्फ और सिर्फ संघ की वजह से थी, लेकिन अब उन्होंने दो टूक कह दिया संघ को कि अब नहीं चलेगा। इसलिए इस बार संघ ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का साथ दिया और केजरीवाल चुनाव हार गए। इसलिए वोट प्रतिशत में 3% का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। उसके बावजूद 22 सीट पर अटक गए केजरीवाल। अब मोदी शाह की जो उम्मीद थी या जो शर्त थी संघ से वो तो पूरी हो गई। केजरीवाल दिल्ली हार गए। अब सवाल तीसरा ये है कि क्या अब केजरीवाल खत्म हो जाएंगे? अब ये उठने लगा है सवाल। तो संघ ये नहीं चाहता कि केजरीवाल खत्म हो, क्योंकि केजरीवाल को उन्होंने पहली बार नॉन बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसको संघ ने डायरेक्टली जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट हुआ था, इनडायरेक्टली मतलब सपोर्ट किया। इस सपोर्ट सिस्टम को संघ खत्म नहीं करना चाहता। अब संघ खत्म नहीं करना चाहता तो केजरीवाल को जिंदा कैसे रखा जाएगा और केजरीवाल को क्या टास्क दिया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है इस दिनेश नारायण जी के आर्टिकल के आखिरी पैराग्राफ में, जिसमें वो लिखते हैं कि केजरीवाल हार मानने वालों में से नहीं है। उन्हें अब जिम्मा दिया गया है दक्षिण भारत का। जी हां, केजरीवाल अब दक्षिण भारत जाने वाले हैं। वो वहां पर दक्षिण भारत में जाने की या उनको भेजने की दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह, लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी केरल और तमिलनाडु में जगह नहीं बना पा रही, क्योंकि बीजेपी की जो छवि बन गई है वो वहां के लोगों में जगह नहीं बना पा रही। इसलिए संघ चाहता है कि केजरीवाल ठीक उसी तरह से वहां पर जगह बनाए, अल्टरनेट पॉलिटिक्स का या इस तरह की कुछ बात कह के जैसे दिल्ली में जगह बनाई थी। तो अगर ये तीसरी फोर्स के रूप में तमिलनाडु और केरल में अरविंद केजरीवाल जगह बना पाते हैं तो कांग्रेस के लिए और जो एंटी बीजेपी और रीजनल पार्टीज है उनके लिए, मतलब जिसमें लेफ्ट और डीएमके है, बहुत चिंता का विषय है। बाकी दो स्टेट बचते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में बीजेपी मजबूत है, वहां केजरीवाल को टास्क दिया गया है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है, खास करके अल्पसंख्यक, उसमें सेंध लगानी है।
उसमें सेंध लगानी है जैसे गुजरात में लगाई थी। ठीक गुजरात वाला फॉर्मूला कर्नाटक में केजरीवाल को अपनाना है और कांग्रेस के अल्पसंख्यक दलित वोट पे सेंध लगानी है। आंध्र प्रदेश में जगह बनानी है। अभी तो बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की छोटी सी पार्टनर बनकर वहां सरकार में, लेकिन बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। वहां पर केजरीवाल वही अल्टरनेट पॉलिटिक्स की अपनी जो छवि है वो बनाएंगे, अल्टरनेट पॉलिटिक्स का नारा देकर वहां घुसेंगे। और जैसे दिल्ली में घुसे और मोदी जी के लिए जगह बना दी नेशनल लेवल पे, वैसे ही बीजेपी चाहती है कि आंध्र प्रदेश में केजरीवाल ऐसा एक जमीन तैयार करे जहां बीजेपी के जो बीज अभी फूटे हैं थोड़े से, वो बीज बड़े पेड़ के रूप में उभर पाए। ये अगला टारगेट है अरविंद केजरीवाल का जो संघ ने उन्हें दिया है। तो ये चिंता का विषय मैंने इसी लिखा है कि ये चिंता का विषय सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए है वो कांग्रेस के लिए। कांग्रेस अभी गलतफहमी में अगर है कि केजरीवाल खत्म हो गए और पंजाब उनसे छीन के केजरीवाल निपट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। संघ केजरीवाल को नहीं निपटने देगा, लेकिन संघ ने जो टारगेट दिया है, अगर कांग्रेस ने दिल्ली वाली गलती दक्षिण भारत में कर दी तो रीजनल पार्टीज तो फिर भी शायद सरवाइव कर जाएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में सरवाइव कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। खास करके बीजेपी के निशाने पर सबसे ऊपर जो स्टेट है वो केरल है। केरल में अभी बीजेपी ने एक सांसद जितवाया है, वहां भी जीत का स्वाद चख चुकी है बीजेपी। वो चाहती है कि लेफ्ट का अल्टरनेट कांग्रेस ना रहे, वहां पर भी एक तीसरे अल्टरनेट के रूप में बीजेपी उभरना चाहती है, जैसे पश्चिम बंगाल में उभरी। और बीजेपी को मालूम है कि फिर उसके चांस बन जाते हैं वहां, तो उसके लिए वहां केजरीवाल को भेजा जा रहा है कि एक बीजेपी की आइडियोलॉजी वहां लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो एक थर्ड अल्टरनेट पॉलिटिक्स की आइडियोलॉजी का दिल्ली मॉडल वहां पर जाके बेचिए और जगह बनाइए ताकि मैदान खुल सके। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है तमिलनाडु, जहां भी बीजेपी लाख कोशिश करने के बावजूद जगह नहीं बना पा रही, तो वहां केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है उसको शायद जगह मिल जाए, ऐसी उम्मीद है। 3rd पे आता है आंध्र प्रदेश और 4th पे आता है कर्नाटक। ये चारों स्टेट और इसके अलावा तेलंगाना में तो बीजेपी अभी अपने दम पे है, तो वहां की उन्हें इतनी चिंता नहीं है। तो ये नया टारगेट है केजरीवाल का। अब इसके लिए पंजाब जाएगा या पंजाब बचाने में संघ कोई मदद कर पाएगा, ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पंजाब में संघ का भी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। थोड़ा सा जो हिंदू ब्राह्मण या हिंदू बनिया कम्युनिटी है उसमें संघ की थोड़ी सी पैठ है, लेकिन उतनी नहीं है कि केजरीवाल को दिल्ली जैसा सपोर्ट दे सके कि दिल्ली में जैसे सरकार हर बार बचवा लेती थी इस बार भी पंजाब में बचा पाएगी, ये तय नहीं है। शायद इसीलिए अब दक्षिण का किला फतेह करने की जिम्मेदारी केजरीवाल को सौंपी गई है। अब आखिरी सवाल आता है कि केजरीवाल ने अपने पुराने साथियों को क्यों छोड़ा, जिसमें मैंने नाम लिया प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और बहुत सारे लोग हैं उस वक्त के, किरण बेदी वगैरह। दरअसल कहा यह जाता है कि सब साथियों को केजरीवाल ने नहीं छोड़ा था। इसके लिए फिर आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ साथी जानबूझ के छोड़े गए थे और वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो एक ब्रिज का काम कर रहे थे दोनों के बीच में, जिसमें किरण बेदी, शाजिया इल्मी इस तरह के नेता हैं। और जो कुछ छोड़े गए थे या जिनको छुड़वाया गया था, निकाला गया था, वो इसलिए निकाला गया था कि उन्हें, प्रशांत भूषण जैसे नेता खास करके, उन्हें केजरीवाल का असल खेल समझ आ गया था। उन्हें ये भनक लग चुकी थी कि किस तरह से संघ केजरीवाल के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी के लिए हर जगह जगह बनाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी का क्या रोल रह जाएगा, हर जगह कांग्रेस की वोट कटवा बन के रह जाएगी। ये बात उन्हें कहीं ना कहीं मालूम पड़ चुकी थी या उन्हें शंका हो गई थी। इससे पहले कि मामला बढ़ता, केजरीवाल ने ऐसी स्थितियां बनाई कि उन लोगों को खुद अलग होना पड़ा। योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, कुमार विश्वास हो, हेगड़े हो, बहुत सारे लोग। तो ये एक्चुअल में जो आइडियोलॉजिक पॉलिटिक्स करने की सोच के जो केजरीवाल के साथ जुड़े थे, उन सबको धीरे धीरे इसीलिए साइड किया गया क्योंकि वो आगे आने वाले वक्त में रोड़ा बन सकते थे। ये केजरीवाल को मालूम था और ये संघ को भी मालूम था, इसलिए उनसे जो है वो धीरे धीरे छुटकारा पाया गया।
तो ये सारी कहानी थी केजरीवाल की। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि केजरीवाल की कहानी खत्म हो गई है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। केजरीवाल की कहानी अभी चल रही है और केजरीवाल की कहानी अभी बहुत बाकी